हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो ये देखिए क्लास 12 भूगोल का चैप्टर 6 है द्वितीयक क्रियाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मैं इसको दो पार्ट में समझाऊंगा। तो पहले जितने प्रश्न यहाँ पर मैं लिखा हूँ इस चीज़ को समझिएगा। ये एनसीईआरटी पर आधारित यानी एनसीईआरटी के जितने प्रश्न हैं वही आप पढ़िएगा, वही प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। फालतू के उलझ जुलझ प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो इस पाठ में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं। तो द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं, आप लोग इसको कक्षा 6 से भी पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अगर पूछ दिया जाता है तो आप नहीं बता पाते हो। तो चलिए उसी चीज को समझा जाए कि कैसे हमें वो चीज याद रहेगा। तो देखिए प्रश्न है कि द्वितीयक क्रिया किसे कहते हैं, 3 नंबर का पूछता है। तो देखिए द्वितीयक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जब हम प्राथमिक क्रियाओं के उत्पादों को और अधिक उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं तो वो हमारी द्वितीयक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए लकड़ी है, लकड़ी आपकी प्राथमिक क्रिया में आएगी। जब हम उस लकड़ी को काट पीट कर कुर्सी बना देते हैं, मेज बना देते हैं, तो वो हमारी द्वितीयक क्रिया कहलाती है। यानी द्वितीयक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम प्राथमिक उत्पादों को और अधिक उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं, वह हमारी द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आती है। आशा करता हूं आपको पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए बोला है कि विनिर्माण का क्या अर्थ है। विनिर्माण यानी फिर से उसमें क्या परिवर्तन करना है, बनाना है। निर्माण का मतलब क्या होता है, बनाना। वि माने पुनः। तो विनिर्माण का क्या अर्थ है, जब हम किसी वस्तु में फिर से उसमें अदल बदल उसको परिवर्तन कर किसी दूसरे रूप में कर देते हैं, कुछ उपयोगी रूप में कर दें, तो वो हमारा विनिर्माण कहलाएगा। जैसे देखिए क्या है, आप लोगों ने मौनी ओनी सुना है, जैसे गाँव में जो मौनी होता है जिसमें दाना लोग चबाते हैं, तो अधिकतर ये क्या होते हैं, विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, बांस को काटते हैं या कुश ले लीजिए, कुश को निकालते हैं, सरपत को निकालते हैं, उससे वो क्या करते हैं अपने हाथ से ही क्या उसको मौनी बना देते हैं। बांस से क्या बना देते हैं, जिसमें देखिए वो हम भूल जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं यार, उसको हाँ दौरी, तो दौरी बना देते हैं। ये सारी चीजें आपके विनिर्माण के अंतर्गत आती हैं। मिट्टी से बर्तन बना दिया जाता है, तो मिट्टी का क्या किया जा रहा है, विनिर्माण किया जा रहा है। मिट्टी से क्या घड़ा बना दिया जा रहा है, जो आपकी चाय पीते हैं वो बना दिया जा रहा है, यानी कप जो चाय पीते हैं, तो ये क्या हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है। यानी जब हम किसी वस्तु को क्या अधिक उसमें विनिर्माण कर देते हैं, उसको उपयोगी वस्तु में बदल देते हैं, वो भी हमारा विनिर्माण ही कहलाता है। तो विनिर्माण एक प्रकार से द्वितीयक क्रिया की ही तरह पूरी तरह से है। दूसरा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अधिकतर ये 6 नंबर का पूछा जाता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए आपको 5 पॉइंट लिखे गए हुए हैं, इन्हीं को बस याद रखना है। अगर ये पॉइंट याद रहेंगे तो इनके बारे में आप आसानी से लिख पाओगे। जैसे बाजार तक अभिगम्यता, जो बाजार तक अभिगम्यता है वो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित कर देता है। कैसे प्रभावित करेगा उस चीज को समझिए। जैसे आप यहाँ पर उद्योग लगाना चाह रहे हो, यहाँ पर क्या उद्योग लगाना चाह रहे हो, लेकिन बाजार आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, बाजार है। अब आप क्या करोगे, जब मान लीजिए ये क्या है, कॉपी का उद्योग आप लगाना चाह रहे हो, और उद्योग जब यहाँ पर लगाओगे, जब कॉपी बन जाएगी फैक्ट्री में से, तब बाजार में आप बेचने जाओगे, यहाँ से दूरी 500 किलोमीटर है। अगर आप ये उद्योग जो है बाजार के आसपास यहीं कहीं पर उद्योग आप लगा ले रहे हो, तो जब कॉपी बन जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक आप बड़े ही आसानी से क्या बाजार में बेच सकते हो। तो ये जो उद्योग होगा यहाँ से यहाँ तक अगर लेके जाएगा तो इसका खर्चा ज़्यादा पड़ेगा। यानी ट्रांसपोर्ट, जैसे मान लीजिए बस में या ट्रक से कभी कॉपी लद के बाजार जाएगी तो उसका मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वही कॉपी यहाँ से लद कर यहाँ पर जाएगी, ये मान लीजिए कॉपी अगर 25 रुपए की मिलती है, अगर यहाँ पर उद्योग स्थापित हो जाएगा तो ये कॉपी आपको 15 रुपए में बाजार में आसानी से मिल पाएगी। इसलिए बाजार जो होता है वो उद्योगों को प्रभावित कर देता है। प्रभावित कैसे करता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है खर्चा वो बढ़ जाता है, इसीलिए उद्योग अधिकतर बाजारों के निकट क्या स्थापित किए जाते हैं। अब यही नियम हमेशा हर एक पॉइंट में लगभग मिलता जुलता आ जाएगा। जैसे कच्चे माल की प्राप्ति, ये भी उद्योगों को प्रभावित कर देती है स्थापित होने में। कच्चा माल, मान लीजिए कच्चा माल क्या हो रहा है, दिल्ली में मिल रहा है,
और आप उद्योग स्थापित कर लिए हो कहाँ पर, मुंबई में, तो खर्चा आपका ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए आप उद्योग कहाँ पर स्थापित करोगे, जब दिल्ली में स्थापित आप उद्योग कर लोगे तो बाजार जो कच्चे माल का जो वैल्यू होगा यानी रुपया होगा वो आपको कम पड़ेगा। आराम से आप कच्चे माल प्राप्त कर अपने कंपनियों में लाकर जो भी कुछ बनाना चाहो बना लोगे। तो इसीलिए कच्चा माल भी क्या होता है, उद्योगों को प्रभावित कर देता है स्थापित होने में। अब यहाँ पर देखिए श्रम आपूर्ति तथा अभिगम्यता। श्रम आपूर्ति तथा अभिगम्यता ये भी क्या उद्योगों को प्रभावित करता है, कैसे? अब देखिए जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको लेबर ज़्यादा मिल रहे हैं और जब लेबर ज़्यादा होंगे तो वो कम पैसे में भी काम करने आ जाएंगे। अगर आप ऐसे क्षेत्र में उद्योग लगा दिए हो जहाँ पर लेबरों की संख्या कम है तो आपसे लेबर जो है ज़्यादा चार्ज लेगा। जहाँ पर कम लेबर रहेंगे तो आपको ज़रूरत है लेबरों की, तो लेबर अपने हिसाब से पैसा रखेगा, वो 500 रुपया एक दिन का लेगा। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लेबर हैं वहाँ पर लेबरों में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं हम कंपनी में काम करने जाएंगे तो वहाँ पर लेबर अपने हिसाब से चार्ज 300 400 इस तरह से रख लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन जैसे मान लीजिए आप उद्योग स्थापित करना चाह रहे हो, ये क्या है, उद्योग है। उद्योग ये किसका है, लोहे का है। क्या है, लोहे का है। तो जब लोहे का उद्योग रहेगा तो वहां पर शक्ति के साधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शक्ति के साधन मतलब जब यहाँ पर लोहे का उद्योग आप लगाए हो तो यहाँ पर मशीनें जो होंगी, मशीनें आपकी जो होंगी वो विद्युत से चलेंगी। क्या, विद्युत यानी लाइन से। जब लाइट से चलेगी तो आप ऐसे स्थानों पर अपने उद्योग को लगाओगे लोहे के जहां पर आपको विद्युत 24 घंटा मिल सके, जिससे आप लोहे का कारोबार आसानी से क्या कर सके। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आपने उद्योग स्थापित कर लिया ऐसी जगह पर जहां पर लाइट आपको बहुत कम मिल रही है, तो क्या लोहे का उद्योग आपका वहां पर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, कंपनी घाटे में चली जाएगी। वही अगर आप उत्तर प्रदेश के ऐसे जगह पर आप स्थापित कर लो जहां पर क्या आपको 24 घंटा लाइट मिल रही है, तब आप अपने उद्योग में कारोबार आसानी से कर सकोगे और आपका कारोबार भी क्या अच्छे से चलेगा। इसीलिए शक्ति के साधन भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति के साधन में आपका विद्युत आ जाएगा और ऐसे जैसे आपका जल से भी आपका विद्युत होता है, पवन से भी विद्युत उत्पन्न होता है। तो जहां पर विद्युत आपको मिल जा रहा है, शक्ति के साधन मिल जा रहे हैं, वहां पर आप आसानी से इनको स्थापित कर सकते हो। इसमें लेबर भी अधिकतर जोड़ लिए जाते हैं। चलिए पांचवा आपको बताते हैं परिवहन की सुविधा। तो परिवहन की सुविधा भी क्या होती है, उद्योगों को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। मान लीजिए आप ऐसे क्षेत्र में उद्योग स्थापित कर दिए जहां पर परिवहन यानी आपको मिल ही नहीं पा रहा है। मान लीजिए यहां पर आप उद्योग स्थापित कर दिए, आपको बाजार तक लेके जाना है। ये क्या है, बाजार है। ये क्या है, आपका उद्योग है। उद्योग, यहां पर आपने उद्योग स्थापित कर लिया, लेकिन यहां से यहां तक बाजार जाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, जिससे आप अपने सामान को क्या आसानी से बाजार में भेज सको। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ट्रक और बस आपको मिल नहीं पाते हैं समय समय पर। तो जो माल आप बनाए हैं अपने उद्योग में वो आपके यहाँ पर रखा जाएगा। जो चीज आपको एक दिन में पहुंचा देनी है मार्केट में, अब परिवहन की सुविधा न होने की वजह से वो एक दिन न में जाकर वो 5 दिन बाद बाजार में पहुंच रहा है। इससे आपकी कंपनी क्या होगी, घाटे में जाएगी। इसीलिए उद्योग आप ऐसे स्थान पर स्थापित करिए जहां पर 24 घंटे आपको क्या ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की क्या ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की क्या सुविधा आपको मिल सके। तो परिवहन की सुविधा भी उद्योगों को की स्थिति को क्या प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाता है। चलिए एक प्रश्न और आपको समझाता हूं, बहुत ही रद्दी प्रश्न है, बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है, बहुत ही कम बार पूछा गया है। जो बच्चे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बोला कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचना नहीं है, अगर आप खाली दिमाग से अगर सोचेंगे तो आपको याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। प्रश्न को पढ़िए, देखा है कि आधुनिक बड़े पैमाने यानी इस समय के उद्योगों की बात हो रहा है। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता। विनिर्माण से ऐसा क्या है, किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में परिवर्तन कर देना, यानी उसके आकार में, रंग रूप में, तो विनिर्माण आपका कहलाएगा। अब यहाँ पर बोला है कि कौशल का विशिष्टीकरण, यानी आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता में पहला लिखेंगे कौशल का विशिष्टीकरण। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं
उनमें जो मजदूर होते हैं ना वो काफ़ी दिन से काम करते हैं एक ही चीज़ को। मान लीजिए कोई मजदूर है जो पेंसिल बनाने के उद्योग में काम कर रहा है, तो वो पेंसिल जो होगा काफ़ी तेज फास्ट काम करने लगेगा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से एक ही प्रकार का काम करता आ रहा है। जब आप भी अगर एक ही चीज़ काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हो तो वो आपको याद हो जाएगा। अगर मान लीजिए क्रिकेट आप काफ़ी दिन से खेलते हो तो क्रिकेट में आप छक्का चौका आसानी से मार लोगे, लेकिन अगर मैं आपको फुटबॉल कह दूं खेलने के लिए, जो कि आप नहीं खेलना जानते हो, तो फुटबॉल में आप फाउल मार दोगे, इधर उधर मार दोगे, खेल ही नहीं पाओगे। वही चीज़ इसमें भी कौशल का विशिष्टीकरण, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उसमें जो श्रमिक होते हैं उनमें कौशल का विशिष्टीकरण पाया जाता है, लंबे समय से कार्यरत रहते हैं, जिससे वो अपने काम को बहुत ही तेज कर देते हैं। तो इसमें कौशल का विशिष्टीकरण से एक चीज़ और समझेंगे कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें ऐसे लेबर रखे जाते हैं जो काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के तीव्र होते हैं। अब चलिए अगला चीज़ बताते हैं, यंत्रीकरण। जो आपके आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग हैं उनमें यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे अगर कोई चीज़ है बनाना हो, जैसे कप बनाना है, कप, तो कप हाथ से न बनाया जाकर उसको मशीन से लोग बनाते हैं, मशीन से, तो जिससे काम जो होता है काफ़ी फास्ट होता है। और जो कप आदमी अगर हाथ से बनाता तो 10 कप एक दिन में बनाता, मशीन उसी चीज़ को 100 कप एक दिन में बना दे रही है। यानी बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं उनमें यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। अब यहाँ पर बोला है कि प्रौद्योगिकी का नवाचार, तो प्रौद्योगिकी के नवाचार में आप लोग पढ़े होंगे आप इसमें कि क्या होता है कि जैसे प्रौद्योगिकी के नवाचार में बड़े बड़े उद्योग हैं उनमें क्या होता है, कुछ उन लोगों को सुझाव भी दिया जाता है कि आप इस तरह से कंपनी में अपने क्या कहते हैं कल फैक्ट्रियों में इस टाइप के मशीनों का प्रयोग करिए जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। तमाम ऐसे इसमें उदाहरण मिल जाएंगे। प्रौद्योगिकी के नवाचार में जैसे कुछ मशीनें ऐसी हैं जो हाथ से चलती हैं, उनमें क्या किया जाता है, प्रौद्योगिकी का नवाचार, यानी उनको इसमें पढ़ाया लिखाया जाता है, बताया जाता है कि हाथ से न चलाकर आप विद्युत वाली मशीनों को ले आइए जिससे प्रदूषण भी कम होगा। तो प्रदूषण को अधिकतर कम करने के लिए ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे देखिए कल फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उन प्रदूषणों को भी दूर करने के लिए इसमें समझाया गया है। चलिए आगे है संगठनात्मक ढांचा। संगठनात्मक ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग में। जब आप किसी ढांचे के तहत काम करोगे तब आपकी फैक्ट्री लंबे समय तक चल पाएगी। मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास पैसा है, आपने सोचा चलो मैं क्या करता हूँ सीमेंट उद्योग स्थापित कर लेता हूँ। आपने कंपनी खोल लिया, और क्या हुआ, कंपनी खोल लिया, लेकिन आपके पास क्या है, तार्किक क्षमता, उतनी बुद्धि नहीं थी, तो वो उद्योग क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए संगठनात्मक ढांचे में बताया गया है कि उद्योग अगर आप खोल रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ कर खोलना है। उसमें जैसे लेबर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनमें आप कम से कम पैसा उनको देकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सको, जिससे आपकी जो कंपनी है वो घाटे में कभी ना जाए। एक संगठनात्मक ढांचा के तहत काम करिए। जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो, ये क्या है, कंपनी है, आप लेबर को ध्यान में रखिए, लेबर को कम पैसे देकर हम आसानी से उत्पादन क्या ज़्यादा कर सकें। और आपका जो यहाँ पर कंपनी स्थापित किए हैं भूमि चार्ज, मान लीजिए आप किराए पर हैं तो भूमि चार्ज ऐसे क्षेत्रों पर स्थापित करिए जहाँ पर भूमि चार्ज आपको कम देना पड़े। तीसरी बात, जो आपके माल होते हैं यानी कच्चे माल भी आप ऐसे स्थान से मंगाइए जहाँ पर आपको कम बजट में कच्चे माल आसानी से प्राप्त हो जाए। यानी एक संगठनात्मक ढांचा के तहत आप करेंगे, वही चीज इसमें लिखना है। अगली चीज है अनियमित भौगोलिक वितरण। तो देखिए उद्योग जो होते हैं वो ऐसे ही जगह पर स्थापित नहीं हो जाते। जब आप देखेंगे उद्योगों, मान लीजिए ये क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है और ये क्या है, कृषि का क्षेत्र है। तो भारत में देखेंगे तो कृषि क्षेत्र जो है काफी बड़ा है और औद्योगिक क्षेत्र बहुत ही कम है। आपके बुक में दिया है 10% है, तो बस उतना ही समझिएगा। 10% जो एरिया है वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत है और बाकी एरिया आपकी जो है वो कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत है। क्या, कृषि के क्षेत्र के अंतर्गत। तो अनियमित भौगोलिक वितरण के कारण ही क्या, इनका क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। अब उद्योग तो हर जगह नहीं स्थापित हो सकता, लेकिन कृषि जो है हर जगह स्थापित हो सकती है। मान लीजिए जैसे ये क्या है, कोई पहाड़ी इलाका है,
अब पहाड़ी इलाके में तो आप उद्योगों को स्थापित नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ पहाड़ है तो वहां इसलिए नहीं स्थापित हो पाएगा क्योंकि वहां पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको अच्छी नहीं मिल पाएगी और दूसरा लेबर आपको अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, बिजली भी आपको नहीं मिल पाएगी ढंग से। तो लेकिन जो खेती है, मान लीजिए पहाड़ी आदमी जो होते हैं पहाड़ी, वो अपने खाने पीने के लिए खेती पहाड़ों पर तो आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे चीजों को काट पीट कर आराम से वहां पर धान गेहूं उत्पादित कर लेंगे। इसीलिए कृषि क्षेत्र जो है वो ज्यादा है किसके मुकाबले, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर अनियमित भौगोलिक वितरण भी क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण इनके लिए आधुनिक बड़े पैमाने के लिए होता है। तो इसमें जब आप इस तरह से लिखोगे तभी आपको क्या अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप अगर याद करेंगे तो आप जरूर भूल जाएंगे। किसी चीज को आप सुनिए और समझिए, पढ़ाई भी करिए तो आप एक बार किताब से पढ़िए, फिर आप अपने से समझिए कि इसमें ये चीज इसमें क्या लिखा गया है, वो चीज आपको याद रहेगा। अगर आप रट लोगे तो सच में भूल जाओगे। इसीलिए कोई भी चीज लिखा है उसको समझने का प्रयास करिएगा, वो आपको याद रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट के अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।